वेलकम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, यानी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में, और इसे शिक्षा में लाने के लिए क्या योजनाएं लाई गई हैं और क्या नीतियां अपनाई गई हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, इस टेबल को देखिए, इसमें एज, क्लास और लेवल का प्रॉपर डिवीज़न है। जो 1 to 5 क्लास का एजुकेशन है वो लोअर प्राइमरी कैटेगरी में आता है और 6 to 8 क्लास का एजुकेशन अपर प्राइमरी कैटेगरी में। ठीक है, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी को कंबाइन फॉर्म में ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी सिंपल में समझे तो क्लास 1 to क्लास 8 का जो एजुकेशन है वही हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 45 पे। ये क्या कहता है? प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन द स्टेट शेल endeavour टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years। ठीक है, यानी कि जो राज्य है, हर एक राज्य भारत के संविधान लागू किए जाने के समय से यानी 1950 से 10 वर्ष के पहले पहले सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। ठीक है, जब तक वो अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। यानी सिंपली एक लाइन में समझें तो ये आर्टिकल कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। ठीक है, अगर हमने आर्टिकल 45 समझ लिया तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी शिक्षा में सार्वभौमिकरण को हम अच्छे से समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिफिनीशन है। ठीक है, ये क्या कहता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया इम्प्लाइज दैट ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप 6 to 14 बिलोंगिंग टू द रिच एंड पुअर, द मेल एंड फीमेल, रूरल एंड द अर्बन मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि बिना कोई जाति, धर्म या अमीर गरीब, नगर या ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर किए बिना निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो, सभी के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, और इसमें पॉइंट क्या है कि जो शिक्षा किसके लिए बात हो रही है, किस ईयर के लिए बात हो रही है, तो 6 to 14 ईयर्स के लिए हो रही है, यानी क्लास 1 to 8 के लिए हो रही है। ठीक है, अगर यूनिवर्सलाइजेशन को हम एक लाइन में अगर बताएं तो एजुकेशन फॉर ऑल एंड फ्री, यानी सबके लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी उद्देश्य होता है तो उसके लिए हमारे पास छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो अगर शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु मुख्यतः 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में भी हैं। ठीक है, ये हमारे 3 मुख्य लक्ष्य हैं: विद्यालय सुविधाओं का सार्वभौमिकरण प्रावधान, विद्यालयों का सार्वभौमिकरण नामांकन और विद्यालयों का सार्वभौमिकरण ठहराव। किसी किसी बुक में 4th भी मेंशन है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार। इन सब के बारे में 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है विद्यालय सुविधाओं में सार्वभौमिकरण प्रावधान। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारे स्कूल फैसिलिटीज़ हैं जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, ठीक है, प्लेग्राउंड, ब्लैक बोर्ड, बेंच जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिले। ठीक है, और किस एज ग्रुप के लिए? 6 to 14 के लिए। और कहाँ पर? ये हमें पैदल दूरी पे मिले, बच्चों की पैदल दूरी पे मिले, यानी वॉकिंग डिस्टेंस में मिले, वहाँ जहाँ वो चल के जा सकें, आसानी से जा सकें। ठीक है, सेकंड है विद्यालयों का सार्वभौमिकरण नामांकन। अब ये क्या कहता है? जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं सभी बच्चों का नामांकन होना चाहिए। इसके लिए जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए, यानी वही सिंपल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है, फिर है जो बच्चों का एडमिशन है उसकी एज के हिसाब से हो। अगर वो 6 साल का है तो उसको फर्स्ट में एडमिशन मिले, अगर वो 8 साल का है तो उसको थर्ड में एडमिशन मिले, ऐसे एज एप्रोप्रिएट एडमिशन मिले। किसी भी आधार पे एडमिशन की मनाही ना हो। अगर वो इनरोल होना चाहता है, अगर इनरोल हो रहा है तो उसको उसके एज के हिसाब से उसको एडमिशन मिले। ठीक है, थर्ड है विद्यालयों का सार्वभौमिकरण ठहराव, यानी सिर्फ नामांकन तक सीमित ना रहे। अगर नामांकन के बाद वो पढ़ाई भी पूरी करे, बीच में वो स्कूल ना छोड़ दे, यानी अगर वो लड़का इनरोल हुआ तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपनी 8वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे। ठीक है, और प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से प्रगति करे, यानी वो स्टेगनेंट ना रुके ना, वो धीरे धीरे प्रगति भी करते रहे। राइट, ठीक है, लास्ट डिस्कस करते हैं शिक्षा में गुणात्मक सुधार। ठीक
ठीक है। इसमें बात क्या होगी, शिक्षा में सुधार कैसे हो, क्या क्या उपाय किए जाएं, ठीक है। और जैसे इसमें से कुछ मुख्य हैं, यूज़ ऑफ आईसीटी, ठीक है। तो शिक्षा में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन दें और इससे ज्ञान इत्यादि में सुधार लाएं, ठीक है। सेकंड है हमारा फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन, ठीक है। हमारे स्कूल में जो भौतिक संसाधन हो जैसे बेंच, लाइट, ब्लैक बोर्ड, प्लेग्राउंड, ये सब चीज़ें मौजूद हों, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और जब हम अधिगम शिक्षण कार्य करें तो हम टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करें, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करें, जैसे चार्ट पेपर, मॉडल, ठीक है। इससे बच्चा इंटरेस्ट लेगा और इससे क्वालिटी भी एजुकेशन की बढ़ेगी, ठीक है। यही है हमारे पूरे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का कंसेप्ट। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है सार्वभौमिकरण का यानी यूनिवर्सलाइजेशन का, आखिर ये हुआ कैसे। हमारा संविधान लागू होने के बाद यानी शुरू होने के बाद इसको कैसे ये आगे बढ़ा, ठीक है। हम इसको शुरू से कहानी जैसे समझते हैं, आप रिलेट करिएगा, ठीक है। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और आर्टिकल 45 में कहा कि 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दीजिए 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। ये राज्य सरकार को बोला गया, लेकिन उस समय पार्टीशन हुआ था, उसकी वजह से और संसाधन की वजह से और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया और ये टारगेट आगे बढ़ता गया, ठीक है। 1986 में एनपी यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। यहाँ से जो शिक्षा में सार्वभौमिकरण है वो ठोस रूप से आगे बढ़ा, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि 1951 से 1983 के जो गुण और दोष थे उनका मूल्यांकन किया गया और उसके बाद इस नीति को लाया गया और टारगेट 1995 का रखा गया शिक्षा में सार्वभौमिकरण पाने का, ठीक है। लेकिन इस नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया जिसे हम मॉडिफाइड एनपी भी कहते हैं। और इसने क्या टारगेट सेट किया कि 21वीं सदी से पहले हम शिक्षा में सार्वभौमिकरण पा लेंगे, ठीक है। इसी बीच ऐसे कई योजनाएं और कार्यक्रम आई जिसने शिक्षा में सार्वभौमिकरण को मजबूती दिया। इनमें से कुछ हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डीपीईपी जो 1994 में आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया और मिड डे मील जो 15 अगस्त 1995 में तमिलनाडु में शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जो 100% यूनिवर्सलाइजेशन तब तक भी हम नहीं पा पाए, लेकिन फिर 16 नवंबर 2000 में भारत में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। अभी इसे समग्र शिक्षा के नाम से जानते हैं हम। अब इन्होंने क्या टारगेट रखा कि 2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा केंद्र तक लाएंगे, ठीक है। और 2007 तक जो 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा हम देंगे सबको, और 2010 तक 8 वर्ष की एलिमेंट्री एजुकेशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल ये भी पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कदम 2002 में उठाया गया जिसे संविधान में 86 संशोधन कर 21 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। और इसे कानूनी रूप देने के लिए RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन आया और इसने शिक्षा के मौलिक अधिकार को कानूनी रूप दिया, ठीक है। ये पास तो 4 अगस्त 2009 में भी हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ, ठीक है। और शिक्षा का जो अधिकार है वो कानूनी रूप से सभी के लिए अनिवार्य हुआ, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।